पाकिस्तान के लाहौर में आज एक बड़ा धमाका हुआ। जोहार टाउन नाम की जगह पर एक मकान के बाहर ये धमाका हुआ। बताया जा रहा है कि इस जगह से सिर्फ 120 मीटर की दूरी पर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद का ठिकाना है। धमाके से आसपास के कई मकानों की दीवारें और शीशे क्षतिग्रस्त हो गए। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इसमें 2 लोगों की मौत भी हुई है। घटनास्थल की ये 4 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। हालांकि किस तरह का ये ब्लास्ट था, इस पर अभी डिटेल्स आनी बाकी है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से जो खबरें मिल रही हैं, ये जगह सिर्फ 120 मीटर दूरी पर है मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद के ठिकाने से। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में अमन चैन की कोशिशों के बीच कल रात आतंकवादियों ने दहशतगर्दी की एक और वारदात को अंजाम दिया। श्रीनगर में मस्जिद के अहाते में एक पुलिस इंस्पेक्टर पर जानलेवा हमला किया गया। यह हमला उस वक्त हुआ जब वो नमाज अदा करने के लिए जा रहे थे और एक सीसीटीवी फुटेज से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान की वो आवाज जिस पर जर्रा जर्रा अल्लाह के सजदे में जुट जाता है। नमाज का वो लम्हा जब सिर्फ ऊपर वाले की खिदमत का ख्याल रहता है। उसी पाक वक्त में श्रीनगर के इस इलाके में दहशतगर्दी का खूनी खेल खेला गया। मस्जिद के पवित्र अहाते में आतंकी नई इबारत लिखी गई। ये सीसीटीवी फुटेज दहशतगर्दी की नई दास्तान है। ये रूह को हिला देने वाली है। मंगलवार की रात जम्मू कश्मीर के पुलिस इंस्पेक्टर परवेज अहमद डार पर जानलेवा हमला कर आतंकियों ने अपनी कायरता एक बार फिर दिखा दी। विचलित करने वाले इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे दहशतगर्दों ने पीठ पीछे इंस्पेक्टर डार पर हमला किया। रात 8 बजे के करीब इंस्पेक्टर डार नमाज अदा करने नौगाम की कानीपुरा मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वो अल्लाह की इबादत करने जा रहे थे, लेकिन मजहब की आड़ में नफरत का कारोबार चलाने वालों को इससे कहां फर्क पड़ता है। 2 आतंकी आए और पीछे से डार पर गोलियां चला दी। गोली लगते ही डार मुंह के बल गिर पड़े। आज तक संवाददाता अशरफ वाणी आज सुबह कानीपुरा मस्जिद पहुंचे तो इंस्पेक्टर डार की शहादत के सबूत अब भी मौजूद मिले। हम इस वक्त उस घटना स्थल पर मौजूद है जहां पर कल शाम को पुलिस अफसर परवेज अहमद डार की बंदूकधारियों ने घात लगाकर हमला करके उनकी जान ले ली। दरअसल ये वो जगह है, यहाँ पर आप थोड़ा सा निशान भी अभी देख सकते हैं। अब धुला गया है खून और गोलियों के निशान, बिल्कुल ये जो है पिस्टल फायर्स के निशान जो है यहाँ पर मौजूद है। और ये मस्जिद का दरवाज़ा है, द्वार है, जहाँ इस मस्जिद में वो नमाज के लिए जा रहे थे। दरअसल जो ही वो यहाँ इस दरवाजे पर पहुंचे, क्योंकि अजान हुई थी मगरिब की, उसी बीच यहाँ पर जो है इस सड़क के इस तरफ जो है, जो कि सीसीटीवी फुटेज में आया है, इस सड़क पर 2 हमलावर जो थे ताक में थे कि वो जो ही यहाँ पहुँचे तो उनको निशाना बनाना है। और जो ही वो यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर गिर पड़े, जो बिल्कुल सामने ही निशाना है। सूत्रों के मुताबिक डार को 3 गोलियां लगी। उन्हें तुरंत पास के SHMS अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन घाव इतना गहरा था कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। डार नहीं रहे। परिवार में 13 साल की बिटिया और 10 साल के बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया। साया तो आज नहीं तो कल उन दहशतगर्दों का भी उठेगा जिन्होंने ये गुस्ताखी की है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। और ये घटना एक ऐसे वक्त पर हुई है जब कश्मीर के नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग कल के दिन में होनी है। कश्मीर पर राजनीतिक खामोशी तो टूटती दिखाई दे रही है। लंबे अरसे बाद केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल हुई है। जम्मू कश्मीर के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री करने वाले, और इस बैठक के लिए महबूबा मुफ्ती आज दिल्ली रवाना हो रही हैं। लेकिन उससे पहले उनके पाकिस्तान राग को लेकर उनकी नीति और नीयत पर उंगलियां उठ रही हैं। 14 महीने नजर बंद रहने वाली महबूबा मुफ्ती। We are not
अगेंस्ट हम डायलॉग के खिलाफ नहीं है, पर हम ये जरूर चाहते थे कि कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होने चाहिए। नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। 8 महीने नजरबंद रहने वाले उमर अब्दुल्ला, 7 महीने नजरबंद रहने वाले फारूक अब्दुल्ला, कश्मीर के इन तीनों नेताओं को बुलावा आ चुका है, न्योता भेजा जा चुका है, इनकी तरफ से मंजूरी भी आ गई है। 24 जून की तारीख तय है। दिल्ली में मेगा आयोजन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के नेताओं को न्योता दिया है। दावतनामे के ये तीनों बड़े मेहमान होंगे, लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि आखिर ये सब क्यों और कैसे हो रहा है? क्या मोदी सरकार की कश्मीर नीति बदल रही है? क्या जम्मू कश्मीर में रियायतों के दरवाजे खुलने वाले हैं? क्या जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारियां शुरू हो रही हैं? क्या जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस होने वाला है? कोई नहीं जानता 24 जून को पीएम के साथ होने वाली बैठक का एजेंडा क्या होगा। पीएमओ की तरफ से एजेंडे के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है, यानी मंच खुला होगा, चर्चा भी खुलकर होगी। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, बता दिया है कि पाकिस्तान के बगैर उनकी राजनीति डगमगाने लगती है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात सुधारने, इस खिते में अमन लाना है, न सिर्फ जम्मू कश्मीर या हमारे मुल्क के अंदर बल्कि पूरे खिते में, तो इसके बगैर कोई चारा नहीं है। क्लियर कर दिया, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। और डायलॉग की बात, हमसे डायलॉग कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये दोहा जाके तालिबान से डायलॉग कर रहे हैं, आपने सुना होगा हमारी गवर्नमेंट। तो जम्मू कश्मीर में डायलॉग करे और सबके साथ करे और पाकिस्तान के साथ भी करे कि वहाँ कोई एजेंडा नहीं, उनका जो भी एजेंडा होगा, मगर हम अपना एजेंडा उनके सामने रखेंगे और बखूबी रखेंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि हमारे जाने से कम इतना हो, जो जेलों में यहाँ और यहाँ से बाहर हमारे लोग बंद हैं, उनको रिहा किया जाए, और साथ में जिनको रिहा नहीं कर सकते उनको कम से कम जम्मू कश्मीर ले आए। पीडीपी का ये पाकिस्तान राग पुराना है, लेकिन फर्ज कीजिए कि अगर कल की बैठक में महबूबा पीएम की मौजूदगी में राग पाकिस्तान गाने लगी, तो क्या ये सरकार के लिए असहज स्थिति नहीं होगी? अगर मोदी सरकार ये जोखिम मोल लेने को तैयार है, तो इसका मतलब कश्मीर पर वाकई कुछ बड़ा होने वाला है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक। खबर अब उत्तर प्रदेश से। यूपी में योगी आदित्यनाथ की राह साफ दिखने लगी है। खुद केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि उनका और योगी का कोई विवाद नहीं और पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी अचानक से मोल भाव करने पर उतर आई है। पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद ने अगले चुनाव में खुद को डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के तौर पर उतारने की मांग रखी। मंगलवार की यह मुलाकात क्या यूपी बीजेपी का माहौल मंगलमय कर पाएगी? 5 साल लग गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने डिप्टी केशव प्रसाद मौर्य के घर पर दस्तक देते देते, लेकिन जब पहुंचे तो बात भी हुई, मुलाकात भी हुई और ये भरोसा भी आया कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। मोदी जी की बात है, वो पहली बार साथ कालिदास आवास जरूर आए हैं, लेकिन सुख और दुख का जब भी कोई कारण होता है तो आना जाना सबका रहता है। और जब मेरे पिताजी नहीं थे तो मुख्यमंत्री जी उस समय भी मेरे निवास सिराथू गए थे। उस समय सिराथू जाकर के उन्होंने शोक संवेदना प्रकट की थी और अभी एक तरह से प्रसन्नता का समय है तो बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए आए। तो सवाल है कि बस एक मुलाकात से केशव प्रसाद मौर्य के सारे गिले शिकवे दूर हो गए? क्या योगी जी के दहलीज तक आ जाने भर से दिल का दर्द गायब हो गया, या फिर ये 2 कदम आगे बढ़ाने से पहले 1 कदम पीछे खींचने जैसा मामला है? केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल तो यही कह रहे हैं कि आला कमान का फैसला है तो मेरी तरफ से भी सलाम है। राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता कुछ बोलता है ना, उसका निहितार्थ निकाला करिए। मैं केवल ये कह रहा हूँ जैसे कि 2022 में अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं अभी वही मुख्यमंत्री हैं और आगे राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बोल रहा है कि वही मुख्यमंत्री हैं तो ये मानना चाहिए कि वही हमारे आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन म्यान से सिर्फ मौर्य जी की तलवार नहीं निकली है। दावेदारी के दौर में कई और ख्वाहिशमंद शामिल हो गए हैं। निषाद पार्टी के चीफ की ओर से भी अभी से कहा जा रहा है कि सीएम का पद बीजेपी को तो डिप्टी सीएम का एक पद सहयोगी को भी मिलना चाहिए।
भारतीय जनता पार्टी को सलाह देना चाहता हूं कि डॉक्टर संजय को उप मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए। मुख्यमंत्री छोड़िए, जिसे बनाना चाहे बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उप मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करे। 2022 में एक ऐतिहासिक जीत मिलेगी। लेकिन इन सब दावों के बीच से लगता तो यही है कि योगी आदित्यनाथ ने पहली बाधा दौड़ पार कर ली है। फिलहाल उनके रास्ते के कील कांटे निकल चुके हैं। कम से कम बीजेपी चुनाव उनके चेहरे पर लड़ेगी, ये तय हो चुका है। इस प्रकार से योगी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो अगला चेहरा क्या योगी आदित्यनाथ ही होंगे सर? बिल्कुल होंगे। योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम हुआ, किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए अच्छा काम हुआ। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है वहाँ पे। और जो सपा बसपा के समय जंगल राज था, आज देखिए योगी जी के नेतृत्व में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश में बिल्कुल कानून व्यवस्था ठीक है। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री रहेंगे। बीजेपी ने तय कर लिया है कि चुनाव के इतने करीब पहुंचकर चेहरा बदलने का जोखिम उठाना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन चुनाव के बाद ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो नतीजों से तय होगा। शिवन श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। लेकिन इन सब के बीच पंजाब की तरफ नजर डालें तो कांग्रेस की गुटबाजी का अभी तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। 2 दिन से दिल्ली में बैठे कैप्टन अमरिंदर आज वापस चंडीगढ़ रवाना हो गए, लेकिन राहुल गांधी, सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात नहीं हुई। वहीं राहुल गांधी ने आज जाखड़ गुट से मुलाकात की। सिद्धू अमरिंदर की मोर्चेबंदी में फंसते दिख रहे हैं। कैप्टन के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले सुनील जाखड़ अब सिद्धू के बयानों पर भी नाराजगी जताने लगे हैं। वहीं कमेटी के सदस्य हरीश रावत के मुताबिक जुलाई के पहले हफ्ते में ये मामला सुलझ जाएगा। की बातों में कुछ हद तक सच्चाई है, परंतु ये कहना कि वायदे पूरे नहीं हुए, वो बिल्कुल इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। बहुत से वायदे पूरे किए गए हैं। लोग जिन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कराई, वो आज भी भंगड़े डालते घूम रहे हैं। वो आज भी नाच रहे हैं बाहर सड़कों के ऊपर एक कानूनी नुक्ते को लेके। वो जो है वो आज पंजाबियों के दिल के अंदर एक कांटे की तरह चुभ रहा है। कार्रवाई नहीं हुई। जो वादा किया था आप लोगों ने, आपकी सरकार ने, कैप्टन साहब ने जो वादा किया था, वो कार्रवाई नहीं हो पाई। उस बात पे कैप्टन साहब भी उस बात पे कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी। सिद्धू साहब कह रहे हैं अभी तक नहीं हुई। तो मैं समझता हूँ अभी हमारे पास 7-8 महीने हैं, बड़ा जल्दी इनके ऊपर भी कार्रवाई होने की बात सरकार ने भी कही है, कैप्टन साहब ने कही, कार्रवाई होगी। सुलझने की दिशा में है, मगर हमने दूसरी तरफ जो ये प्रश्न आए थे, जो जनता के प्रश्न थे, वो भी हल हों, उसके लिए कल मुख्यमंत्री जी से बात की है और पार्टी ने स्पष्ट तौर पर 18 बिंदुओं पर उनसे कहा है कि आप टाइम बाउंड मैनर में कार्रवाई करिए। उनमें बरगाड़ी का मामला भी है और ड्रग माफिया के खिलाफ, सैंड माफिया और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ आपको पंजाब सरकार निर्णायक प्रहार करती हुई दिखाई देगी। देश के कई सूबे इन दिनों बाढ़ की मार झेल रहे हैं। गंगा से लेकर गंडक नदियां बेहिसाब उफान पर हैं। किनारे की शहर गांव में जिंदगी पटरी से उतर चुकी है। आमतौर पर सुरक्षित रहने वाले गुजरात के कुछ शहरों में भी बारिश आफत का सबब बन रही है। गुजरात से बिहार तक बाढ़ ही बाढ़। यूपी सहमा, बंगाल की हालत खराब। उफनती नदियों की धार, जिंदगी दुश्वार। गुजरात के पाटन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बारिश के बाद बाढ़ ने कैसे जिंदगी को मुश्किल बना दिया। पाटन में तेज बारिश के बाद सिद्धपुर नदी के तेज प्रवाह में ये बाइक सवार फंस गया। जान जोखिम में डालकर बाइक को बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि नाकाम रहा। आखिर उसे अपनी बाइक को छोड़ना पड़ा। गनीमत रही कि बाइक के नीचे गिरकर उसकी जान बच गई। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गुजरात से जरा यूपी का रुख कीजिए। लखीमपुर खीरी के हालात देखिए, कैसे बाढ़ ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। शारदा नदी में भयंकर उफान है। सड़क मानो नदी में समा गई है। कई गांव बाढ़ के पानी में डूबे हैं। हजारों की तादाद में लोग सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाने को मजबूर हैं।
उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर बरपना शुरू हो गया है और आज तक की टीम आ पहुंची है उन इलाकों में जहां पर बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। हम आए हैं लखीमपुर के मीलपुरवा गांव में और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि हम इस गांव के अब अंदर जा रहे हैं और दिखाएंगे किस तरह से बाढ़ का कहर है। और लोग देखिए आप किस तरह से मेरे पीछे आ रहे हैं, ये अपने गांव से चलकर आ रहे हैं। इनका गांव इस नदी के बीचों बीच था और वहां से मजबूर हैं पलायन करने को लेकर। मंगलीपुरवा गांव में हालात और भी ज्यादा भयावह दिखे। पूरे गांव में हर तरफ सिर्फ पानी था। हम आप पहुंचे हैं इस वक्त मंगलीपुरवा गांव में और मैं सबसे पहले दिखाऊंगा ये तस्वीरें। मैं जहां खड़ा हूं वो 2 फीट तक, यहाँ पर 2 फीट तक पानी है। अगर आप थोड़ा सा पीछे यहाँ पर देखेंगे इस गांव के अलावा यहाँ पर 5 फीट तक पानी जमा हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं, किसानों की फसलें तबाह हो गई हैं, परवल यहाँ उगता है वो तबाह हो गया है। आप ये तक देखेंगे ये जो खेती के सामान हैं ये तबाह हो गए हैं, जो मडी हाउसेस बोला जाता है ये सब आधे बह चुके हैं, आधे लगे हुए हैं। बाढ़ से फसलें तबाह हो गई हैं, सब्जियों की खेती भी खत्म हो चुकी है। लोग सरकारी मदद का इंतजार कर रहे हैं। कोई नहीं मदद, कोई नहीं करे आवत, खाली वोट मांगे आवत है, मदद कोई नहीं करे आवत है। मांगने आ जाते हैं सब, वोट मांगे आवत है, मदद कोई नहीं करे आवत है। चाहे बूढ़ो चाहे उतराओ चाहे मर जाओ, यहाँ कोई नहीं आवत, कुछ नहीं आवा, कुछ नहीं आवा, कोई नहीं आता यहाँ। यहाँ कोई नहीं आता, कोई नहीं आ रहा, नहीं कोई नहीं आता यहाँ पे। कुछ बोला गया था राशन वगैरह की भी मदद हो रही है आप लोग? कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं, अधबीच में सब खाए जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं आवत। अधबीच मतलब वही सब रह जाती है वह। ऐसा ही हाल बिजनौर शहर के आसपास के इलाकों का है। बाढ़ के पानी के चलते सड़क गड्ढे में तब्दील हो गई है। यहाँ पूरी तरह खेत पानी से लबालब भरे हैं, सारी फसलें तबाह हो चुकी हैं। 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बाढ़ से ग्रामीणों का जीना मुहाल हो चला है। तमाम गांव में सड़कें बाढ़ के पानी से कुछ इसी तरह कटी हैं। सर बहुत ही कई लोग फंसे हुए थे। इंस्पेक्टर साहब को फोन करा, पुलिस प्रशासन इन्होंने राहत वाली फोर्स मंगवाई, उससे सबको निकलवाया। बहुत दिक्कतें जान में जा सकती है लोगों की, चारा वाला नहीं दिक्कत है, गन्ना नष्ट हो चुका लोगों का, कुछ सामान खराब हो गया। परेशानी ये है शुक्रवार से लगातार बाढ़ जारी है, कोई साधन नहीं है निकलने के लिए। फिलहाल पहाड़ों से पानी कम आने के चलते गंगा में पानी तो कम हो गया है, लेकिन गंगा के किनारे बसे करीब 2 दर्जन से ज्यादा तटवर्ती गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। गोंडा में भी गांव में बाढ़ का पानी जीना मुहाल कर चुका है। सरयू का पानी जमकर तबाही मचा रहा है। किसान फसलें तबाह हो जाने से परेशान हैं। बाढ़ की आफत पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर जिले में भी है। भारी बारिश से झूमी नदी में उफान है, जिससे घाटल शहर में पानी घुस गया है। हालात ऐसे हैं कि लोग बाजार में छोटी नाव लेकर चल रहे हैं। पूरे बाजार में पानी है, दुकानें डूबी हुई हैं, लोगों के चेहरे पर डर है। इलेक्ट्रिक नहीं है, अब जो इधर का इलेक्ट्रिक है, जो भी नीचे इलाका है, जो उधर का इलेक्ट्रिक नहीं है, वो इलेक्ट्रिक नहीं है मतलब तो पौरसभा म्यूनिसिपैलिटी जो कटा है, जो पानी व्यवस्था है, वो पानी अभी तक नहीं है। अभी बारिश का पूरा सीजन बाकी है और आफत का ये दौर लंबा खींचने वाला है। जरूरी है कि बाढ़ राहत के इंतजाम दुरुस्त हों। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। बिहार हर साल बाढ़ की मार झेलने को अभिशप्त है। इस बार भी सारे इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कम से कम आधा दर्जन जिलों में बाढ़ कहर बरपा रही है। किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं और सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन हो रहा है। बिहार पर एक बार फिर मानसून की शुरुआत में ही बाढ़ का मंजर कई जिलों में दिख रहा है। नेपाल से सटे जिलों में तबाही की तस्वीर
हर चंद किलोमीटर के फासले पर दिख रही है। कई नदियां उफन रही हैं और लोग बेघर हो गए हैं। बेतिया में बाढ़ कहर बरपा रही है। गंडक के आसपास के तमाम इलाकों में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। जिले का दियारा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। घरों में बाढ़ का पानी घुसने से लोगों को मचान बनाकर और झुपड़ियों के ऊपर रहना पड़ रहा है। लोग खाने के लिए भी तरस गए हैं। बेतिया जैसा ही हाल गोपालगंज का है, जहां गंडक के किनारों पर तबाही मची है। कई गांवों में पानी भरा है। बाढ़ ने लोगों को आशियाने से बेदखल कर दिया है। बाढ़ के पानी से गांव घिरे हैं। अब तो लोग घर की ईंट तोड़कर उसे ले जाने को मजबूर हैं, ताकि किसी और सुरक्षित इलाके में घर बना पाएं। ये घर हम पानी से तोड़े हैं लोग, ठीक है। यहाँ से तोड़कर यहाँ से ईंटा उटा जो वगैरह हम यहाँ से लेके चले जाएंगे लोग, ठीक है। वहाँ घर अपन बनाएंगे लोग, हाँ। फिर यहाँ बहुत हर तरह की दिक्कत पानी से झेलना पड़ता है। जब पानी आता तो पूरा घर द्वार में सब घुसता है, किसी का घर द्वार नहीं बाकी रखता है। और ये तस्वीरें हाजीपुर की हैं। कई इलाके पूरी तरह पानी में डूबे हैं। घरों में लोग चारपाई पर बैठे हैं और पूरे घर में पानी भरा है। राशन का सामान तक पानी में डूब गया है। खाना पीना सब बाहर, चिवड़ा ला के खाते हैं, पानी में जिंदा कहाँ। क्या दिक्कत हो रहा है? छोटा छोटा बच्चा को लेकर बच्चों के दिक्कत है खाना भी। बिहार की राजधानी पटना भी बाढ़ की जद में है। पटना में गंगा का जलस्तर बढ़ जाने से पीपा पुल बंद हो गया है। दियारा के कई गांवों का संपर्क पटना से टूट चुका है। अब सिर्फ नाव ही सहारा है। लोगों को किस तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसकी जमीनी हकीकत जानने के लिए आज तक की टीम ने पटना के नासरीगंज घाट का दौरा किया। नाव का सहारा है इस पार से उस पार जाने के लिए, या फिर अपने घरों से इस तरफ आने के लिए। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से भारी संख्या में अब नाव का इस्तेमाल जो है वो यहाँ के ग्रामीण कर रहे हैं। और पीपा पुल जो बंद हो गया है उसकी वजह से अब नाव पे ही जो है वो लोग मोटरसाइकिल हो या फिर 4 चक्का वाहन हो, उसको उस पर बैठ के आना जाना किया जा रहा है। ये बेहद खतरनाक भी है, लेकिन आप लोग इसी तरीके से भी आना जाना करेंगे? पानी भर गया है तो क्या करेंगे? यही हम लोग के साधन है। तो पीपा पुल क्या बंद हो गया है? हाँ, बंद हो गया। ये लगता नहीं बहुत रिस्की भी मामला है इस तरीके से नाव पे आप लोग जो मोटरसाइकिल लेके जाते हैं? रिक्सी तो है, मजबूरी है फिर भी। कब तक, मतलब कितने महीने तक आप लोग इसी तरीके से आना जाना करेंगे? 4 महीना सर। नासरीगंज घाट पर पटना से दियारा इलाके को जोड़ने के लिए बड़ी निजी नावें चल रही हैं। नदी में नाव पर वाहनों को लाद कर ले जाना जोखिम भरा है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता नहीं। बहगा में गंडक नदी का जलस्तर तो कम हो गया, लेकिन दिक्कतें कम नहीं हुई। नदी के प्रवाह का दबाव बनाने से कटाव हो गया। किनारे पर रहने वाले ग्रामीण काफी भयभीत हैं। कई इलाकों को अब तक बाढ़ से बचने के लिए सरकारी मदद का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।